हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के ये एपिसोड मैं कर रहा हूं जो एक राइटअप बसंत कुमार मोहंती ने टेलीग्राफ में लिखा है, नेशनल माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कमीशन की वर्किंग पर। डिटेल्स दी हैं कि हर साल इस कमीशन ने कितने इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस दिया, उसमें डिक्लाइन हो रहा है, यह दिखाया है। तो हम कोशिश करेंगे जानने की कि इस कमीशन के बारे में जानें, क्यों ये गिरावट आई है माइनॉरिटी स्टेटस देने में, इसको समझें। कमीशन के एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको समझें। देखिए, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में गांधी जी ने यह कहा कि किसी भी कंट्री का जो क्लेम है सिविलाइजेशन को, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसने अपने देश में, अपने सिविलाइजेशन में अपने अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया है। लॉर्ड एटकन ने कहा कि किसी भी कंट्री को अगर यह जज करना हो कि क्या वो वास्तव में स्वतंत्र है, तो देखिए माइनॉरिटीज को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। देश का विभाजन हो चुका था, धर्म के नाम पर, माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर एक अलग देश बन चुका था। उसके बाद भारत की संविधान सभा में जो माइनॉरिटी राइट्स पर डिबेट हुई है, वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को सलाम कि इतना ब्लडी पार्टीशन हुआ, खून खराबा हुआ, उसके बाद भी एक फार साइटेडनेस दिखाई और आर्टिकल 30 संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। जीबी पंत, जो यूपी के बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने, उन्होंने मूव किया रेजोल्यूशन संविधान सभा में कि एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बनाई जाए। इस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो माइनॉरिटी राइट्स के विरुद्ध हैं वो पटेल की तो माने कम से कम। जीबी पंत ने कहा, satisfactory solution of questions pertaining to minorities will ensure the health, vitality, and strength of the free state of India. Now it is necessary that a new chapter should start, and we should all realize our responsibility. Unless the minorities are fully satisfied, we cannot make progress. We cannot even maintain peace in an undisturbed manner. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर माइनॉरिटी क्वेश्चन पे हुई। संविधान ने आर्टिकल 25 से 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी की। आर्टिकल 29 में देश के हर सिटीजन को, गो के हेडिंग में है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन टेक्स्ट में शब्द माइनॉरिटी नहीं है, सिटीजन है। और कहा कि देश के हर सिटीजन को अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है। फिर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने और एडमिनिस्टर करने का अधिकार दिया। ये तो हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन है कि हम समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान और ईसाई और पारसी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कितने हिंदू माइनॉरिटीज के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की हैसियत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। महाराष्ट्र में, आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में देखिए जाकर, गुजरात में।
फिर सेंट जेवियर्स का केस 9 जज बेंच, HR खन्ना ने लिखा सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में अपने, इट इज इन दिस बैकग्राउंड दैट आर्टिकल्स 25 and 30 were enacted in our constitution. These provisions enshrined a befitting pledge to the minorities in the constitution of the country, whose greatest son had laid down his life for the protection of the minorities. As long as constitution stands as it is today, no tampering with these rights can be countenanced. Any attempt to do so would be not only an act of breach of faith, it would be constitutionally impermissible. और ये माइनॉरिटी राइट्स इवेंचुअली बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए। यूपीए सरकार आई 2004 में, पहले एक ऑर्डिनेंस लाए नेशनल माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कमीशन के लिए, फिर वो एक्ट बना, 6 जनवरी 2005 को इन्फोर्स हो गया। इनिशियली आइडिया ये था कि संविधान में तो आर्टिकल 30 है, लेकिन बहुत से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस दर दर की ठोकरें खाते हैं और उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देती स्टेट सरकारें। रेगुलेटर्स उन्हें परेशान करते हैं। जब वो कोई सोसाइटी रजिस्टर करने चाहते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज जो है उनसे कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज हटा दो। TMA पाई का जजमेंट आ चुका था 11 जज बेंच का माइनॉरिटी राइट्स पे। उसके नतीजे में सरकार ने यह सोचा कि स्ट्रीमलाइन किया जाए इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 30 और यह कमीशन बनाया गया। उस समय भी मैंने इस कमीशन और इस ऑर्डिनेंस पे लिखा था कि इतनी जल्दी नहीं थी, प्रॉपर बिल लाते और एक्ट बनाते। माइनॉरिटी क्वेश्चन कोई इमरजेंसी का मैटर नहीं था। और मैंने यह भी लिखा था कि जो ओरिजिनल एक्ट पास हुआ उसमें कई कमियां थी, जैसे उसमें यूनिवर्सिटीज कवर्ड नहीं थी। सेक्शन 2G में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की परिभाषा में लिखा था माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मीन्स अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन अदर देन अ यूनिवर्सिटी। ये 2010 का अमेंडमेंट आया, उसमें से ये अदर देन द यूनिवर्सिटी डिलीट किया गया। इस डिलीशन की वजह से कमीशन का डिसीजन हुआ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का माइनॉरिटी स्टेटस कमीशन ने एक्सेप्ट किया। वो अलग बात है कि वो अंडर चैलेंज है दिल्ली हाई कोर्ट में और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ही इस केस में फैसला करेगी। पहले 2 मेंबर्स थे चेयरमैन के अलावा। चेयरमैन हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। कमीशन के कंपोजिशन के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा काम हुआ, पहले 10 साल जस्टिस सिद्दीकी चेयरमैन रहे। तकरीबन 13,000 इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद से कमीशन में अक्सर चेयरमैन नहीं रहा, अब तो रिसेंटली अपॉइंट हो गए हैं। मैं समझता हूं कि इस कमीशन की परफॉर्मेंस जो बसंत मोहंती ने अब बहुत क्लियरली लिख दी है, उसको देख के अफसोस होता है कि न सिर्फ ये आर्टिकल 30 को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, बल्कि एक कमीशन रिडंडेंट होता जा रहा है। एक कमीशन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। 2005 में 21 इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस मिला,
2006 में 422, 2007 में 737, 2008 में 507, 2009 में 848, 2010 में 1122, 2011 में 1656, 2012 में 1964, उसके बाद वो घट के 1600 में आया और अब कम होता चला जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि कमीशन में कम होने की वजह एक तो ये हो सकती है कि ज्यादातर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया, और दूसरी वजह यह कि वहां पर अक्सर यह हुआ कि एक सिंगल मेंबर रहे। जफर आगा साहब ने काफी दिन तक काम किया एज सिंगल मेंबर एंड चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन। और यह भी जान लेना चाहिए कि लीगली स्पीकिंग इस तरीके के कमीशन में अगर जुडिशल मेंबर नहीं है तो उसकी लीगैलिटी पर भी उसके डिसीजंस की प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। कमीशन को उसके एक्ट ने यह राइट दिया कि वो किसी इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस डिटरमिन करे। इसमें बड़ी बहस हुई, कैसे डिटरमिन करे, क्या देखेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन पहले सेकुलर इंस्टीट्यूशन था, क्या बाद में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन सकता है? सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ क्लनी, वेस्ट बंगाल का केस था। जस्टिस रोहिंटन नारीमान ने जजमेंट लिखा और उन्होंने कहा जब एक कमीशन है इस काम को करने के लिए तो फिर कमीशन को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। स्टेट गवर्नमेंट का यह क्लेम था कि जब स्टेट ना दे तब आप अपील में जाएं। मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा जजमेंट जस्टिस रोहिंटन नारीमान ने इस केस में दिया है और इससे कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन एक्नॉलेज किया गया, वाइडन किया गया। मुद्दा यह था कि सेक्शन 11 क्लॉज एफ जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या पावर होगी कमीशन की। सेक्शन कहता है कि ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एजुकेशन पर कमीशन को राइट होगा डिसाइड करने का। ऑल क्वेश्चंस, कोर्ट ने कहा, एक बहुत वाइड टर्म है और यह जो सेक्शन 11 क्लॉज एफ है यह इंक्लूड करेगा डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एज अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट ऑल स्टेजेस whether based on religion or language. कोर्ट ने कहा कि पावर अंडर सेक्शन 11F read by itself with cloth National Commission for Minorities Education Institutions with the power to decide any question that may arise with regard to right to establish and or administer educational institutions by a minority. The power does not stop there. It also includes the power to declare such institution as a minority educational institution which is established and administered as such so that it can avail of the fundamental rights guaranteed under Article 30 of the Constitution. अब अगर आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो माइनॉरिटी स्टेटस कमीशन देता था, जो 1900 तक गया, 1600 तक गया, वो अब कम होता चला जा रहा है। 2013 में 1672, 2014 में 1516, 2015 में 1096, 2016 में 1122, स्लाइटली
more than 2015, and then from 2017 onwards this number has been declining. 2017 580, 2018 289, 2019 only 10, and in 2021 so far only 6. इसका मतलब इस परफॉर्मेंस से ये जाहिर है कि ये कमीशन अब वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए इस कमीशन को बनाया गया था। 2016 में, 17 में, 18, 19 में वो कम हो गया। 2020 में सिर्फ 11 इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस मिला। 2019 में सिर्फ 10 को। यह बहुत ही स्मॉल नंबर है। मैं समझता हूं कि अब कमीशन में क्योंकि मेंबर्स का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, कि कमीशन अपनी वर्किंग को इंप्रूव करेगा और आर्टिकल 30 के राइट्स के रियलाइजेशन की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वही मैंडेट है इस कमीशन का। मेरी जाती राय यह है कि अगर नेशनल माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमें इफेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले तो कमीशन का चेयरमैन एक हाई कोर्ट जज के बजाय एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो। नंबर 2, कमीशन जो है उसको एक फंडिंग एजेंसी भी बनाया जाए यूजीसी की तरह, ताकि वो माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो एडेड हैं उनकी फंडिंग के डिसीजंस भी ले। और तीसरे, कमीशन को ये राइट हो एक रेगुलेटर की तरह कि माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स सुपीरियर हों, ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन से बेटर हों, सेंट स्टीफेंस की तरह हों, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर की तरह हों, जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह हों, जो हमेशा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में रहते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का मतलब यह नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशंस अच्छे इदारे ना हो। राइट टू एडमिनिस्टर है, राइट टू मेल एडमिनिस्टर नहीं। और तीसरी चीज मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन और मेंबर्स का सिलेक्शन सरकार करती है, उनका प्रेरोगेटिव है, उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी हो, एक सर्च कमेटी हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर हों, प्रधानमंत्री उसके मेंबर हों, लीडर ऑफ अपोजिशन उसकी मेंबर्स हों। जिस तरीके से अब हमने सीवीसी के सिलेक्शन में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, मैं समझता हूं कि चाहे वो माइनॉरिटीज कमीशन हो या नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या इलेक्शन कमीशन हो, अब अपॉइंटमेंट थ्रू अ सर्च कमेटी ही होने चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।